क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको समझाऊंगी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, राइट। ये भी समझाऊंगी, साथ ही साथ कर्व के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, शेड्यूल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी और कुछ उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों जब भी अपन एग्रीगेट शब्द का यूज लेते हैं या फिर जब भी अपन एग्रीगेट शब्द देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखना कि एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, राइट। सो जब भी अपन बात करते हैं डिमांड की और उसके आगे लग जाता है एग्रीगेट, देन कंक्लूजन इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल डिमांड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब अपन इसको कंपेयर करते हैं। अपन ने डिमांड तो ऑब्वियसली पता है आप लोगों को, ठीक है। डिमांड के बारे में अपन ने बिल्कुल बेसिक, जब अपन छोटी क्लास में थे तब अपन ने समझा था डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, राइट। और कहते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है उसके अंदर आप डिमांड और सप्लाई को ही अच्छे से समझते हो, फिर आप इक्विलिब्रियम पे आते हो, धीरे धीरे कर करके आप और मतलब आगे और चीजें सीखते रहते हो, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना अपना इकोनॉमिक्स के अंदर, वो डिमांड और सप्लाई ही होता है, राइट। तो डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लोग कितना खरीद रहे हैं, लोग उस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, राइट। वो होता है किसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड। जैसे सपोज करो कि ये पेन है, ओके। अब इस पेन को लोग खरीदने के लिए मार्केट में कितना खर्चा कर रहे हैं, वो इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी टोटल डिमांड हो जाएगी, राइट। सो जब अपन बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं टोटल डिमांड, ठीक है। अब टोटल डिमांड जो अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब की डिमांड को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस को जरा समझिएगा। डिमांड के अंदर अपन मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर गुड की कितनी लोग उस पर एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हैं, वो उसके अंदर बात करते हैं, ये आपका डिमांड होता है। और एग्रीगेट डिमांड के अंदर अपन बात करते हैं कि एक पूरी इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, ठीक है, उस पे लोग कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्बली। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, रिटन में अपने पास में क्या है, इसको जरा सा अपन समझते हैं। सो ओके, AD does not refer to the demand for any particular good। अब देखो वही चीज आ गई, फर्स्ट जो पॉइंट है। अब यहाँ पे जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं आपके लिए सर्कल कर दूंगी सो दैट आपका फोकस रहेगा। जो AD है यानी कि एग्रीगेट डिमांड does not refer to the demand for any particular good। किसी एक पर्टिकुलर गुड को, गुड की जो डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड, उसको रेफर नहीं करता है, और सर्विसेज इन द मार्केट। इट रेफर्स टू द डिमांड, सो अब देखो, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर गुड। किसी एक पर्टिकुलर गुड के बारे में बात करते हैं तो अपन मार्केट को कंसिडर करते हैं कि मार्केट में कोई एक गुड। जब अपन सभी गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो अपन किसे रेफर कर रहे हैं, इकोनॉमी को, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, लोग उनको खर्च, मतलब उनको अवेल करने के लिए, उनको यूज करने के लिए लोग कितना खर्चा करने के लिए तैयार है, कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, तो वो मतलब एक तरीके से उस चीज की डिमांड ही हो गई। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब मान लेते हैं अपन ये एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन को खरीदने के लिए 100 लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। 100 लोग खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तब ये पेन वो खरीद रहे हैं। तो जो उनका खर्चा हुआ वो इसकी क्या हुई, डिमांड हुई, राइट। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये है एक्सपेंडिचर, ओके। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू डिमांड। डिमांड कब क्रिएट होती है, जब लोग उसको खरीदते हैं, किसी भी पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज को जब लोग खरीदते हैं तब डिमांड क्रिएट होती है। और खरीदने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर करना, ठीक है। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। AD is often measured for the period of an accounting year, so it is a flow concept। सो अभी कुछ जब अपन लास्ट जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े थे उसके अंदर अपन एक कॉन्सेप्ट समझा था, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार मैं क्विकली वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो बच्चों, जब अपन स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर क्या होता है और फ्लो के अंदर क्या होता है, एक बार मैं ये आपको समझाती हूँ।
जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको अपन मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर उसको अपन मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जो फ्लो होता है और फ्लो के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको अपन मेजर किस में करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, राइट। सो यहां पे मैं लिख देती हूं पीरियड ऑफ, ओके, पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई 1 जनवरी 2023 को मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस था, ठीक है। अब ये मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रही हूँ। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 2020 जो ईयर था उसके अंदर, जनवरी फुल मंथ के अंदर, इस पूरे वीक के अंदर, सो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जब भी अपन एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं तो अपन पूरे एक ड्यूरेशन लेते हैं, और वो ड्यूरेशन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये ड्यूरेशन होता है एक पूरा अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे अकाउंटिंग ईयर को अगर अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, वो आपका होगा फ्लो कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। अभी तक अपन ने बात करी कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, ठीक है, फिर अपन ने देखा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, सो एरी कैन बी मेजर्ड with reference to general price level in the economy और with reference to the level of income of the people। देखो अब एग्रीगेट डिमांड को आप मेजर कैसे करोगे भाई, इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको, उनके ऊपर लोगों ने कितना खर्चा किया, उनकी कितनी डिमांड क्रिएट हुई है, अपन इसको कैसे मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए आपके पास में दो तरीके होते हैं, एक होता है जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, और दूसरा होता है इनकम, ठीक है, लोगों की जो इनकम होती है वो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। सो जनरल प्राइस लेवल इज द फर्स्ट मेजर, ओके, और दूसरा यहाँ पे क्या है, लेवल ऑफ इनकम। अब ये मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, फिर अपन इसको और डेप्थ में समझते हैं। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेके चलते हैं जनरल प्राइस लेवल। देखो जब अपन डिमांड को समझ रहे थे, ठीक है, जब अपन ने उसके अंदर एक लॉ समझा था, लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली क्या कहता था कि जब भी किसी प्रोडक्ट की, जब भी किसी गुड की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और सेम जब उसकी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी को ही अपन क्या कहते थे, लॉ ऑफ डिमांड कहते थे, राइट। क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो एक तरीके का नेगेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, राइट। ये अपन बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। अब आ जाओ वापस अपने टॉपिक पे। सो अपने टॉपिक के अंदर भी सेम यही चीज लगेगी। एक तरफ है जनरल प्राइस लेवल और दूसरी तरफ है एग्रीगेट डिमांड। तो जब इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल जो बढ़ जाता है तो जो टोटल डिमांड होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जब वही जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है तो जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी की, वो बढ़ जाती है। तो सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं ये बोल देती हूँ, जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो लोग उसको डिमांड करना कम करेंगे ना, वही वाली चीज है, ठीक है। फिर जब जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें हैं, प्राइसेस है, जब वो कम हो जाएंगी तो लोग उसे ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप किस चीज को देख पा रहे हो, यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आपको फोकस करनी है। पहली नेगेटिव रिलेशनशिप है, ओके, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। नेगेटिव क्यों है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, फिर दूसरा कम हो रहा है तो ये वाला बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके का नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो पहली चीज तो ये जिस पे आपको फोकस करना है। दूसरी चीज क्या है कि जब भी अपन इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसका जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। किस तरीके से होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो हो जाती है आपके जनरल प्राइस लेवल की बात, क्लियर। नाउ अब अपना जो दूसरा मेजर है अपन उस पे स्विच करते हैं। तो दूसरे मेजर के अंदर ये बताया है कि एग्रीगेट डिमांड को अपन किसके साथ में रख रहे हैं, जो लोगों की इनकम होती है, ठीक है, इन रेफरेंस टू दी पीपल्स इनकम, उसके साथ में अपन एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे। तो अगर आप एक चीज सोचिए कि पहले मेरी इनकम थी 50 रुपीज, ठीक है,
तो मैं आप अज्यूम कर लिए कि जब मेरी इनकम 50 रुपीज थी तो मैं 5 यूनिट्स खरीद रही थी किसी भी चीज के, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम 50 से हो गई 100, तो क्या मैं अपने कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी, ठीक है, मैं अपनी जो यूनिट्स थी उसको बढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली बढ़ाऊंगी। तो पहले जहां मैं 5 यूनिट्स ले रही थी वहां पे मैं क्या कर लूंगी, 10 यूनिट्स ले लूंगी। फिर मेरी इनकम बढ़ जाती है, मेरी इनकम 150 हो जाती है, तो मैं अब अपनी यूनिट्स और बढ़ा दूंगी, 15 यूनिट्स में कंज्यूम करने लग जाऊंगी, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन, मेरी जो इनकम है एक तरफ थी 150, ठीक है, और उस टाइम मैं बिल्कुल लग्जरी लाइफ जी रही थी, मैं 15 यूनिट्स कंज्यूम कर रही थी। एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी इनकम हो गई 5 रुपीज, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या मैं अपना जो परचेजिंग है क्या मैं उसको कम करूंगी? डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। तो यही चीज है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देते हो, जब आपकी इनकम कम होती है तब आप अपना एक्सपेंडिचर भी कम कर लेते हो, राइट। तो ये भी अपन ने ऑल्दो डिमांड के अंदर पढ़ा था, लेकिन वही चीज है, अगर आपने बेसिक्स आपके स्ट्रांग है ना तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिमांड से ही कहीं ना कहीं लिंक करता है। जो चीजें आप अपन ने डिमांड के अंदर पढ़ी थी वो सारी चीजें आपको यहाँ एक बार वापस देखने को मिलेगी। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अपन एग्रीगेट डिमांड को कंसिडर कर रहे हैं और उसके अंदर अपन एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, इनकम है, तो जब इनकम बढ़ती है तो अब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है लोगों की, राइट। जब लोगों की इनकम कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी की वो भी कम होती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं एक पॉइंट पे और दोनों घट रहे हैं एक पॉइंट पे। तो इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप है, ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इसका जो कर्व बनता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो बनता है वो कैसा बनता है, वो इसका अपवर्ड कर्व बनता है, ठीक है। अब वो मैं एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझा दूंगी। तो मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई हैं। हम एग्रीगेट डिमांड दो तरीके से मेजर करते हैं, एक करते हैं हम जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे और दूसरा करते हैं हम लोगों की इनकम के बेसिस पे। यही चीज अभी अपन ने देखी यहाँ पे, ठीक है। एक करते हैं अपन जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे और दूसरी करते हैं अपन लोगों की इनकम के बेसिस पे, ठीक है। इकोनॉमी में जो भी पॉपुलेशन रहती है उनकी इनकम के बेसिस पे। चलिए अब थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं। सो इफ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल, अगर एग्रीगेट डिमांड जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड है, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एडी। अभी मैंने आपको यही बताया था, जनरल प्राइस लेवल में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड, सो दैट एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, जिसके अंदर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। किस तरीके से होता है ये जरा देखिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए कर्व। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस ये आपका ओरिजिन है, ओके। तो यहाँ पे अपन प्राइस ले लेंगे एक तरफ और एक तरफ अपन एग्रीगेट डिमांड ले लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं अपन प्राइस और यहाँ ले लेते हैं अपन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? चलिए, सो एक पॉइंट पे प्राइस थी 5, तब क्या कर रहे थे लोग, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद रहे थे, डिमांड कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे थे। फिर सडनली क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई, हो गई 10, तो अब कंपैरेटिवली लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। फिर वापस यही चीज हुई, इकोनॉमी में वापस से प्राइसेस बढ़ गई, हो गई 15, लोग अब क्या करेंगे और कम खरीदेंगे। तो अब अपन ने क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व आ जाएगा। ये देखिए, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओके। और यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, इफ एडी इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, अगर एग्रीगेट डिमांड किससे रिलेटेड है, लोगों की इनकम से रिलेटेड है, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में, सो दैट एडी कर्व स्लोप अपवर्ड्स।
तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है हमारा वो अपवर्ड्स होगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा ये भी जरा देखो आप लोग, ये ले लो इधर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मैं यहाँ बना देती हूँ इसका कर्व। सो वापस से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, एक्स एक्सिस है। इधर ले लेते हैं अपन इनकम या एक्सपेंडिचर। इन भाई जो आपकी इनकम होगी वही आपका एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं एक्सपेंडिचर या फिर इनकम ही ले लो चलो, और ये क्या होगी आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी, ठीक है। तो आपकी इनकम पहले थी 5, इनकम कम थी तो आप क्या कर रहे थे, आप खर्चा भी कम कर रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं ले लेती हूँ 2 यूनिट्स। आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, होगी 10, तो अब आप क्या करोगे कि आपने सोचा कि यार अब तो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं तो अच्छे से ही खाएं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 7 यूनिट्स परचेज करना स्टार्ट कर दिया। फिर भगवान की दया से आपकी इनकम और बढ़ गई, हो गई 15। फिर आपने सोचा कि यार अब तो और अच्छे से खा लेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीजें अपन कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे 10 यूनिट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बस सिंपली क्या करते हैं अपन, इन पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देते हैं, इसको इसको इसको, ठीक है। ये कैसा कर्व है, अपवर्ड, इट स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्रीगेट डिमांड अपन 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक अपन करते हैं जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे और एक अपन करते हैं इनकम के बेसिस पे। तो दिस इज, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, डन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े तो ये ग्राफ्स भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं ना। चलिए, नाउ एग्रीगेट डिमांड इज नेवर जीरो इवन व्हेन इनकम इज जीरो। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि एग्रीगेट डिमांड, देखो इकोनॉमी में कभी भी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, उसको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा डेफिनेटली करना पड़ता है। अगर किसी दिन किसी की इनकम जीरो है, वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या वो खाना पीना छोड़ देगा? और अगर छोड़ देता है तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? 1 दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, क्या लंबे समय तक वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको अपने सर्वाइवल के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। अब ये खर्चा या तो वो किसी से उधार मांग के कर ले, या फिर उसकी कोई पुरानी सेविंग रखी होगी तो उसमें से खर्च कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के द स्टोरी इज कि अगर किसी की इनकम जीरो होती है तब भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड तो डेफिनेटली होती है। और ये किस केस में होता है? ये इस केस में होता है कि उसको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ता है, ठीक है। सो यही वो पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड इज नेवर जीरो। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपकी जो इनकम होती है वो जीरो हो सकती है, लेकिन डिमांड आपकी जीरो कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर? बिकॉज सम एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा तो डेफिनेटली जरूरी है सर्वाइवल के लिए। दिस इज इनकर्ड इवन व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है। अब ये जो खर्चा है ये तब भी किया जाता है जब आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। दिस इज डन ईदर बाय यूजिंग द पास्ट सेविंग और बाय बोरोइंग। अब ये जो खर्चा है ये आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आपके पास में आपकी कोई पुरानी सेविंग्स रखी हुई या तो आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी से उधार मांग सकते हो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जीरो कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए, now we'll be talking about some behavior of aggregate demand, और यहाँ पे एक schedule भी अपन देखेंगे, एक टेबल भी अपन देखेंगे। So since AD is measured in terms of aggregate expenditure, so finally हमने ये तय कर लिया कि 2 जो हमारे पास में तरीके थे, जो हमारा जनरल प्राइस था और दूसरा हमारा क्या था, इनकम वाला। तो उसके अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इनकम, जो हमारा पीपल्स इनकम वाला जो चीज थी उसको अपन कंसिडर कर रहे हैं कि हम उसको ही आगे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। और उसके अंदर भी अपन ने ये देख लिया कि कुल मिलाकर के हम किस बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड जो है उसको मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, ठीक है, कि जितना उन गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसी को ही अपन क्या मानेंगे, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट मानेंगे। अब इसको जरा आप समझिए, देखो इकोनॉमी में अगर ये मार्कर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मार्कर, बॉटल और चेयर्स, टेबल्स, ये सब गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूस तो बहुत सी चीजें, जैसे मार्कर हो सकता है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हों, ठीक है। ये जो टेबल्स है, टेबल हो सकता है कि 250 टेबल्स प्रोड्यूस हुई हों, चेयर 2000 चेयर्स प्रोड्यूस हुई हों, बॉटल 1000 बॉटल्स प्रोड्यूस हुई हों, ठीक है। अब इतनी सारे गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी के अंदर, लेकिन
लोगों ने, मतलब जो यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, उन लोगों ने क्या वो सारी जो भी प्रोड्यूस हुआ है सब खरीदा होगा? क्या सब पे उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा? क्या ऐसा है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो सब लोगों ने अपने अपने घरों में ले लिया होगा, खरीद लिया होगा? ऐसा तो नहीं होता ना। कुछ ना कुछ तो मार्जिन डेफिनेटली छूट जाता है। हो सकता है कि भाई 100 टेबल छूट गई हो सकता है कि 10 मार्कर छूट गए हो सकता है कि 5 बॉटल्स रह गई हो, है ना, जो कि नहीं सेल आउट हुई हो। तो यहाँ पे अपन फोकस किस चीज पे करते हैं? क्या अपन यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो जो इनका एक्चुअल वैल्यू है क्या उन सबको कैलकुलेट करेंगे, या फिर जो खरीदा गया है, जिस पे एक्सपेंडिचर किया गया है, सब उस पे फोकस करेंगे? समझना इस चीज को, मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि 100 टेबल्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर, फिर 20 पेन है, ओके, 50 बॉटल्स हैं, ओके, एंड 70 चेयर्स हैं। तो क्या अपन ये टोटल मान लेंगे एग्रीगेट डिमांड इसको, कि भाई हाँ हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में ये हमारी डिमांड है? क्या अपन इसको ऐसे मान लेंगे? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी हम ऐसे मान, ये तो प्रोड्यूस हुआ है भाई, इकोनॉमी के अंदर इतना तो प्रोड्यूस हुआ है। अब खर्चा कितनों पे किया गया है? हो सकता है 100 टेबल में से सिर्फ 90 खरीदी गई हो सकता है 10 जो 20 पेन्स हैं उसमें से सिर्फ 15 खरीदी गए हो, 50 में से सिर्फ 30 यूनिट्स खरीदी हो और 70 में से सिर्फ 20 यूनिट्स खरीदी हो। तो एग्रीगेट डिमांड की जब अपन बात करेंगे ना, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि लोगों ने इन पे खर्चा किया है, इन पे लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है। दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दिस इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है ना, वही आपका क्या होता है? वही आपका एग्रीगेट डिमांड होती है, ठीक है। जो प्रोड्यूस हुआ है वो नहीं है, उसको मत आप कंसिडर कीजिएगा। जो कि जिस पे खर्चा किया गया है ना, जिस पे पब्लिक ने खरीदने के लिए जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, दैट इज व्हाट योर एग्रीगेट डिमांड इज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा से ध्यान रखना। अब इस पॉइंट पे आओ वापस। सो सिंस एडी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर on the purchase of goods and services in the economy, behavior of AD is studied in terms of behavior of aggregate expenditure। तो यही चीज है, हम एग्रीगेट डिमांड का जो बिहेवियर है वो हम कैसे समझेंगे? जब अपन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को समझ पाएंगे, जब अपन टोटल एक्सपेंडिचर को समझेंगे, तब अपन उसकी डिमांड को समझेंगे। अब इसको देख के आपको क्या लगा भाई? इसको देख के हमें ये लगा कि हाँ टेबल की तो डिमांड अच्छी खासी है, पेन भी बिक रहे हैं, ठीक है, और बॉटल्स भी समहाउ बिक ही जा रही हैं, मतलब बिक ही रही हैं, चेयर्स की इतनी कोई डिमांड क्रिएट हो नहीं रही है ना। तो एक तरीके से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, बिहेवियर को अपन समझ सकते हैं कि हाँ भाई किन गुड्स का जो मतलब किन गुड्स को लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किन की डिमांड है, किन की डिमांड नहीं है, और उसी बेसिस पे फिर क्या होता है? सप्लाई होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि जैसे 70 चेयर्स प्रोड्यूस हुई थी, उसमें से सिर्फ 20 ही खरीदी गई हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो लोग चेयर बना रहे हैं उनको लगेगा कि यार हमें या तो कुछ और इनोवेटिव यहाँ पे ऐड करना चाहिए, या फिर हमें अपना प्रोडक्शन कम करना चाहिए, या फिर हमें कोई और अच्छी चीज भी साथ में देनी चाहिए जिससे कि लोग और हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो दैट्स डिफरेंट थिंग, वो हम अलग उसमें सेक्टर के अंदर बात करेंगे इसके बारे में। बट यहाँ पे जो मेरा आपको समझाने का वो मतलब मोटिव है वो ये है कि जब भी अपन एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम बेसिकली किसको स्टडी कर रहे हैं? हम उस एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रहे हैं एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है ना, ये अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब इनकम ज्यादा होती है तब ज्यादा खर्चा किया जाता है, जब इनकम कम होती है तो ये खर्चा कम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब आपके सामने है यहाँ पे एक टेबल। इस टेबल में एक तरफ है आपकी इनकम, दूसरी तरफ है आपका एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड मैंने आपको समझाया था ना कि डिमांड क्या है भाई? जो एक्चुअल में लोग खर्चा कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज पे, तभी तो डिमांड क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये लिखा है दैट AD इज इक्वल्स टू AE। डन। चलिए, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं इस टेबल को। तो जो सबसे फर्स्ट चीज इसके अंदर आपको दिख रही होगी वो ये है कि जब आपकी इनकम 0 थी तो यहाँ पे खर्चा हो रहा था, डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, विच इज ऑफ 30,
ठीक है, तो ये चीज अभी अपन ने बात करी थी कि भाई भले ही हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे खर्चा होना ही है ना, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको ना अपन नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। राइट, चलिए अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि हमारी इनकम थोड़ी सी जनरेट हुई, तो जब हमारी इनकम जनरेट हुई तो हमने सोचा कि यार चलो अब तो अपना जो खर्चा है वो बढ़ाओ, तो यहाँ पे 30 से 35 कर दिया। फिर क्या हुआ, वापस हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ गई, तो फिर हमने सोचा कि यार चलो अब तो जितनी इनकम है उतना सब उड़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इनकम थी उतना हमने पूरा का पूरा उड़ा दिया। ठीक है, फिर हमारी इनकम और बढ़ गई, फिर हमने सोचा कि यार चलो ठीक है और खर्चा बढ़ाओ, लेकिन इस बार पूरा नहीं उड़ाएंगे, इस बार जितनी इनकम है उतना नहीं उड़ाएंगे, थोड़ा सा बचा लेते हैं। ठीक है, फिर वापस यही हुआ, इनकम और बढ़ी, यहाँ पे हमने और भी खर्चा बढ़ाया, लेकिन पूरा नहीं मतलब पूरा नहीं हमने एक्सपेंड, मतलब पूरा खर्चा नहीं किया, थोड़ा सा हमने रख लिया। सेम उसी तरीके से 100, 55, 120, 60। ठीक है ना, अब आपको इस टेबल को देख करके आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी होंगी। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होगी। बस ये नहीं है कि हाँ ठीक है इनकम बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, हमारे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, ये तो बेसिक चीज है जो कि अभी अपन ने ये 4-5 स्लाइड्स के अंदर पढ़ ली। अब आपको निकालनी वो बातें हैं इस टेबल के अंदर से जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ी हैं, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वही हमेशा आपको एक चीज कहती हूँ कि अपने अप्रोच को हमेशा से स्ट्रॉन्ग रखो, चाहे आपके सामने कोई टेबल आ जाए, चाहे कोई कर्व आ जाए, चाहे कोई ग्राफ आ जाए, अप्रोच अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना कि हाँ चलो इसमें से हम क्या क्या चीजें और फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों यहाँ पे जब इनकम 60 हो गई तो 60 ही हमने एक्सपेंडिचर क्यों नहीं किया, 45 का कर दिया, तो फिर जो बचा हुआ पैसा है उसका हमने क्या किया। तो ये इस तरीके की अप्रोच रखो, क्यूरियोसिटी रखो जानने की, है ना, तो उससे क्या होगा कि आप चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलिए एनीवेज, तो अब जो यहाँ पे मैं चीजें आपको समझाने वाली हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो अनविज्ञ होगा, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, ठीक है, वो इस टेबल को देख के तो ये कह देगा कि हाँ चलो यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ रही है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये तो बेसिक सी चीज है, ये अभी अपन ने 4-5 स्लाइड्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक बात और कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जब आपकी इनकम जीरो थी तो सर्वाइवल के लिए आपने खर्चा भी कर दिया। कैसे किया, आपके पास में या तो कोई पुरानी सेविंग्स रखी होंगी या फिर आपने उधार मांग लिया, कोई बोरोइंग कर ली होगी। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब क्या है, अब इस वाले को समझते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ गई होगी 20, तो यहाँ पे हमने हमारा खर्चा भी बढ़ाया। ठीक है, पहले हम 30 यूनिट्स पे खर्चा कर रहे थे, अब हमने 35 यूनिट्स पे खर्चा कर दिया, यानी कि कंपैरेटिवली इनकम हमारी कम है, खर्चा हम ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज, फिर हमारी इनकम और बढ़ गई, हमने हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा दिया। फिर ये वो सिचुएशन आई जहां पे ये दोनों बराबर थे। डन, अब हमारी इनकम और बढ़ गई, हमने खर्चा ऐसे देखा जाए तो हमने +5 खर्चा और बढ़ा दिया, लेकिन क्या हमने हमारी इनकम के बराबर बढ़ाया है या इनकम से ज्यादा बढ़ाया है? नहीं, इनकम के कंपैरिजन तो हमारा अब का जो एक्सपेंडिचर है वो है कम। ठीक है, फिर हमारी इनकम वापस बढ़ गई तो हमने हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया। तो क्या अब हमारा एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है वो क्या हमारे इनकम के बराबर है या फिर इनकम से ज्यादा है? तो नहीं, दोनों ही केसेस नहीं है, हमारी इनकम जो बढ़ी है उससे हमारा एक्सपेंडिचर कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है। क्यों कम है? ह्यूमन टेंडेंसी पता है क्या होती है? ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि जब हमारे पास में बिल्कुल पैसा नहीं होता ना, बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, तब हम क्या करते हैं कि यार बस 10 रुपए मिल जाए, पेट भर के सो जाऊं। ठीक है, कुछ भी खा लूंगा, एक बिस्किट का पैकेट लेके खा लूंगा, बस पेट भर लूं। ठीक है, फिर नौकरी लग जाती है, पैसे मिलने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है पैसे वैसे मिल रहे हैं तो खा लेते हैं, अच्छा खाते हैं। ठीक है, अच्छी इनकम है, अच्छा खाते हैं। फिर और इनकम बढ़ जाती है, हम क्या सोचते हैं, भाई सारा ही उड़ाओ, अब तो अच्छा खाएंगे भी, अच्छा पहनेंगे भी, पिक्चर भी जाएंगे, होटल भी जाएंगे। ठीक है, पर कमा किस दिन के लिए रहे थे? इसी दिन के लिए तो कमा रहे थे, कम से कम अब आज नहीं उड़ाएंगे तो फिर कब जीवन जिएंगे, है ना। तो जितनी इनकम है सारा हम खर्चा कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर मेच्योरिटी लेवल आता है, इनकम और बढ़ जाती है ना तो मेच्योरिटी लेवल आता है। फिर हम सोचते हैं कि यार अब जीवन में वो दिन भी देख लिए जब पैसे नहीं थे, वो दिन भी देख लिया जब इनकम शुरू हुई थी, वो दिन भी देख लिया जब जो जितनी इनकम थी उतने खर्चे भी कर लिए। अब तो वो स्टेज आ गई है कि इनकम बढ़ रही है तो कुछ पोर्शन तो हमें सेव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस शब्द का आगमन होता है दैट इज सेविंग।
राइट। तो अब एक पॉइंट ये आता है कि इंसान सोचता है कि यार अब इनकम बढ़ती जा रही है तो सारा पैसा तो क्या ही खर्च करें, मतलब इतनी तो कोई जरूरत भी नहीं है ना। तो अब थोड़ा सा हम सेव करना स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। तो इस पॉइंट के बाद में क्या होता है, इस पॉइंट के बाद में यहाँ पे सेविंग हमारी स्टार्ट होती है। क्यों, कैसे हम ये चीज बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर कम है। इस वाले उसमें देखो पोस्चर में, इसके अंदर क्या था कि हमारी इनकम से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर था। इनमें क्या है, हमारी इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर कम है। तो जब हमारी इनकम से हमारा एक्सपेंडिचर कम होता है तो हम सेव ज्यादा कर रहे होते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं सेव कर रहे होते हैं। हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो इनकम होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो हम कंजम्पशन में लगा लेते हैं, ठीक है, इनकम को हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं, कुछ पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ जो बचा हुआ होता है उसको अपन सेव कर लेते हैं। सपोज अगर मेरी इनकम है 100 रुपए, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं यार 60 रुपए का 60 रुपीज का मैं कंजम्पशन कर लूंगी, ठीक है। अब जो बचे हुए पैसे हैं उसका मैं क्या करूंगी, उसको मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 40 की सेविंग कर लेती हूँ। तो हमारी इनकम के ना दो टुकड़े होते हैं। सेम उसी तरीके से, मतलब यही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि हमारी जब इनकम बढ़ी है तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक्सपेंडिचर कर लिया, डिमांड क्रिएट कर दी, जो बचा हुआ है उसकी हमने सेविंग कर दी। यहाँ पे भी सेविंग कर दी जो बचा हुआ है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक चीज तो ये भी हो गई जो कि आप जिसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी था। क्लियर। और भी ऐसी चीजें हैं जो कि इस टेबल से अभी अपन निकालेंगे आगे, मैं एक दो पॉइंट्स में आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। उन पॉइंट्स के साथ साथ में अपन चलते हैं तो आपको और चीजें बेहतर समझ में आएंगी। क्लियर। सो देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी व्हेन इनकम इज जीरो। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ लेवल का एक्सपेंडिचर तो डेफिनेटली होता है, चाहे भले आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। Thus, AD is 30 when Y is 0. जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी क्या थी, 30 थी, जब आपकी इनकम क्या थी, 0 थी। यू मे डू इट थ्रू बोरिंग। ये आप कैसे कर सकते हो, उधार मांग के कर सकते हो, सेविंग के थ्रू कर सकते हो। और इसको अपन कौन सी वो कहते हैं, नेगेटिव सेविंग की सिचुएशन कहते हैं। देखो जरा यहाँ पे ये क्या है, इस स्टेज पे क्या था, इनकम है 0 फिर भी एक्सपेंडिचर है। तो जब आपके पास में पैसे नहीं है, आप अपना पेट भर रहे हो, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, वो भी उधार मांग के, आप पुरानी सेविंग से, तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप सेव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब हम जो खाई किसी और के पैसे से रहे हैं या फिर पुरानी सेविंग से खा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में सेविंग करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना इस बात का। तो ये जो स्टेज होती है ना, ये स्टेज होती है आपकी नेगेटिव सेविंग की। इसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव सेविंग, ठीक है। फिर मैम ये सारी क्या होती है, क्या यही भी ना सारी नेगेटिव सेविंग होती है, देखते हैं। तो यहाँ पे जब मेरे पास में 10 रुपए हैं, ठीक है, मैं 10 रुपए की इनकम में 15 रुपए का खर्चा कर रही हूँ, तो क्या मैं सेविंग कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो जब मेरी इनकम कम है, मेरा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेविंग नहीं होगी। तो ये भी नेगेटिव सेविंग की सिचुएशन है, ठीक है। फिर जितनी मेरी इनकम थी वो सारी मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, जितनी मेरी इनकम थी उसको सबको मैंने खर्च कर दिया, क्या सेविंग हुई, यहाँ पे भी सेविंग नहीं हुई। तो ये भी क्या है, नेगेटिव सेविंग का पार्ट है, ठीक है। अब मेरी इनकम और बढ़ी, मेरी इनकम जो बढ़ी उसके अंदर से 45 रुपीज मैंने खर्च किए। अब जो पैसे मेरे पास में बचे हैं उनको मैं सेव कर रही हूँ। तो यहां से आपकी शुरू होती है सेविंग, ठीक है। यहाँ पे भी सेविंग की है आपने, यहाँ पे भी की और यहाँ पे भी की है, ठीक है। तो नेगेटिव सेविंग वाला फेज कौन सा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला। जब आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा होता है, जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा होता है, उस सिचुएशन में आप सेव नहीं कर सकते, और वही सिचुएशन होती है आपकी नेगेटिव सेविंग वाली सिचुएशन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सो एडी इंक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस। एक वही चीज, एडी कब बढ़ रहा है, मतलब एडी कैसे कैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वाई हमारा बढ़ रहा है, एडी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज हो रही है। दस एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। तो एडी क्या है, वाई से, यानी कि इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये तो अपन ने देख ही लिया था, ग्राफ के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया था। सो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच्ड,
तो आपकी इनकम एक पॉइंट पे जब पहुंच जाती है तो एडी पीछे रह जाता है, एडी लैग्स बिहाइंड। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक लेवल पे एडी जब पहुंच जाता है, आपकी इनकम और एग्रीगेट डिमांड जब एक लेवल पे पहुंच जाती है, उसके बाद में आपकी डिमांड जो है वो आपकी इनकम के पीछे रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा था और इनकम कम थी। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया और आपकी इनकम ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। सो आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ y is reached, AD lags behind y. Thus, when y is 60, AD is 45. जब y आपका 60 था तो AD कितना था, 45 था। Likewise, when y is 80, AD is 50. सेम उसी तरीके से जब y आपका 80 है तो AD कितना है, 50 है। This happens because, अब ऐसा क्यों होता है, at higher level of y, जब आपकी इनकम ज्यादा होती है, people start saving. तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का एक पोर्शन, एक पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अपनी बढ़ती हुई इनकम का एक पोर्शन वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? अब इस टेबल के अंदर से अपन ने बहुत सारी चीजें समझी हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब देखो, इस कर्व को ना आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इस कर्व के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आप इसके अंदर भी अच्छे से समझ सकते हो। और मैं हमेशा आपको एक ही चीज कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल और कर्व, ये दो ऐसी चीजें होती है, अगर आप इनको अपने दिमाग में बिठा लो ना तो आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप टेबल समझ लो, कर्व समझ लो ना, तो आप उस थ्योरी को अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप थ्योरी समझ रहे हो तो इनको आप अपनी लैंग्वेज में, मतलब दोनों में से एक चीज कुछ आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे आप दूसरी चीज डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हो। डन? चलिए, अब इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा, AD इन रिलेशनशिप टू दी y। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप कर्व ड्रॉ करते हो तो दोनों एक्सेस मेंशन करो। ठीक है, दोनों एक्सेस पे आप क्या क्या ले रहे हो ये आप मेंशन करो। उसके बाद में जो भी चीज, जैसे ये y है यानी कि इनकम है, ये हमारा C+I है, AD और AE, इसको आप मेंशन करो, ये इन्वेस्टमेंट है। तो हर एक जो भी आप ड्रॉ करो उस चीज को मेंशन करो। और इस चीज, ये चीज दिमाग में रखो कि यार ये आपको ही आता है, और जो इंसान आपकी नोटबुक चेक करेगा ना उनको नहीं पता है, तो उनको बताना है कि हाँ सर ये हमने y लिया है, हाँ मैम ये हमने कंजम्पशन जो C+I वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमने वो लिया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हर एक चीज को मार्क करो। ये E है जहाँ पे हमारा क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हैं, जो कि अभी टेबल में देखा ना 40-40 ये वाला, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो, सो इधर मैं एक बार टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो इधर अपन ले लेते हैं y, इधर अपन ले लेते हैं AD, 0, 30, 20, 35, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, यही आपकी ये टेबल है। डन? चलिए, अब इसको अपन देखते हैं। तो आपकी जो इनकम है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो यहाँ पे ये इनकम आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, इधर से। ठीक है, 0 से फिर 20, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, 0 से 20, 40, 60, 80 ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो ये हमने इनकम 0 से स्टार्ट करी है और ऊपर तक ये हमने इनकम ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड पे आ जाओ। एग्रीगेट डिमांड कहां से स्टार्ट हो रही है, 30 से। तो ये हमने 10, 20, 30 यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। ये चीज हमेशा से ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए आप कुछ ना कुछ तो खर्च करते ही हो। कभी भी एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं होता है, वापस वही पॉइंट है। तो उसको आपको यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना होगा। एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गई कि हमने एक्स एक्सेस पे इनकम को लिया है, जीडीपी इनकम, वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब ये चीज क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको समझ में आ गए ना। तो ये हमने 30, फिर उसके बेसिस पे 30 के बाद में ये 30 का पॉइंट है, फिर ये 40 का पॉइंट है, फिर 45 थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे करके उन सभी पॉइंट्स को जोड़ के ये हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये हमने एडी बना दिया, ये हमने इनकम बना दिया,
ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसके अंदर इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। इनफैक्ट इस चैप्टर में भी आगे ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो अभी आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है आपकी इनकम और ये है आपका एडी, ठीक है। तो और ये वाला कौन सा पॉइंट है जहां पे 40 वाज इक्वल्स टू 40, यहाँ पे देखो ये 40 है और ये 40 है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये है पॉइंट आपका जहां पे आपकी इनकम और आपकी डिमांड दोनों बराबर थी, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। खर्चा, एक्सपेंडिचर जो होता है, अब हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स, मतलब अगर अपन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है प्रोड्यूसर। खर्चा तो दोनों ही करते हैं ना, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है वो तो दोनों ही करते हैं, कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड सेक्टर करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। तो खर्चे के अंदर अपन दोनों ही चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो एग्रीगेट यानी कि टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो दोनों ही कर रहे हैं, कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड भी कर रहा है और प्रोड्यूसर सेक्टर भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है C प्लस I। तो या तो आप इसको AE कर दो यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख दो, या फिर C प्लस I लिख दो, इट्स द सेम थिंग। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है C प्लस I इज इक्वल्स टू AD और AE। अभी तक ये तो अपन ने देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होता है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C प्लस I, क्योंकि एक्सपेंडिचर इन दोनों ही सेक्टर्स में हो रहा है। तो इन दोनों का ही, क्योंकि अपन टोटल की बात करें तो टोटल के अंदर अपन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये C प्लस I इज इक्वल्स टू AD और AE अपन ने लिखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेबल अच्छे से समझ में आ गई, कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कि एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको अपन दो तरीके से देखते हैं, एक अपन देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर और एक अपन देखते हैं ओपन इकोनॉमी के अंदर। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर्स होते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर एक सेक्टर और ऐड हो जाता है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं इन दोनों के अंदर, इसको जरा अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी अपन दो तरीके के सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक होता है 2 सेक्टर मॉडल और दूसरा होता है 3 सेक्टर, ठीक है। जब 2 सेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर वही जो भी अपन ने देखा था ना, ये 2 सेक्टर, ये 1 और ये 2, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो 2 सेक्टर पे कौन कौन होता है, हाउस होल्ड होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। 3 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड होता है, प्रोड्यूसर होता है, गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। जब अपन क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है 2 सेक्टर, दूसरा होता है 3 सेक्टर। 2 सेक्टर के अंदर अपने कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर के अंदर अपने पास में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। क्लियर? बहुत ही आसान सी बातें हैं, चलिए इसको देखते हैं। So 2 sector closed economy और 3 sector closed economy. Household purchases goods for purpose of consumption. Their expenditure is called consumption expenditure. जो household sector होता है वो goods और services खरीदता है, क्यों? कंज्यूम करने के लिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हम खरीद रहे हैं ना, तो जब हम खरीद रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, और हम क्यों खरीद रहे हैं, कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्यों खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते हैं। आज प्रोड्यूसर अगर कोई मशीन खरीद रहा है, मशीन पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई ट्रैक्टर पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई जमीन पे एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, कोई बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, अपने प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, राइट। तो वो एक तरीके से उसका क्या हुआ, उसका वो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका खर्चा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड ये दोनों खर्चा करते हैं, एक करता है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा करता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, उसके अंदर हमारी एडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, C प्लस I। ये जो अभी अपन ने देखा था ना, ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में क्या है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर।
ठीक है, तो इसका जो होता है AD इज इक्वल्स टू C प्लस I फर्स्ट। AD एग्रीगेट डिमांड, C क्या है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या है प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज इक्वल्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एज देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हो रहा है क्योंकि 2 सेक्टर है तो यहाँ पे गवर्नमेंट अभी नहीं है। 3 सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है। नाउ अ 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो हाउस होल्ड अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपन प्रोड्यूसर पढ़ चुके हैं, अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट की। सो द गवर्नमेंट मेक कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैसा खर्चा करती है, कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि कंजम्पशन के लिए भी करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी करती है। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो 2 तरीके से करती है ना भाई, कंजम्पशन के लिए भी करती है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी करती है। सो इट रेफर्स टू द पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो इसको अपन या तो पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं या फिर इसको अपन कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एडी क्या होता है, हाउस होल्ड को अपन सी लिख के चलते हैं ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किन किन चीजों पे करती है भाई, फूड खरीदती है, क्लोथ्स खरीदती है डिफेंस फोर्स के लिए, ऑल्सो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करती है, जैसे कि रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। तो गवर्नमेंट दोनों रोल प्ले करती है। तो ये आपका गवर्नमेंट का पोर्शन हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड बोथ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये अपन ने बात करी क्लोज्ड इकोनॉमी की। बिल्कुल इसको समराइज कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जब अपन एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करते हैं ना, तो 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है क्लोज्ड इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 तरीके से पढ़ी जाती है, इसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी 2 फोल्ड्स हैं, एक के अंदर अपन 2 सेक्टर मॉडल कंसिडर करते हैं, दूसरे के अंदर अपन 3 सेक्टर मॉडल कंसिडर करते हैं। जब अपन 2 सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर होता है, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे खत्म हो जाता है। 3 फोल्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी करती है खर्चा और कंजम्पशन के लिए भी करती है, ठीक है। तो इसके अंदर हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, तो इसीलिए इसको 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब अपन बात करते हैं ओपन इकोनॉमी। ये तो अब इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन हो गई है। तो इकोनॉमी के ओपन होने का मतलब क्या है कि वी आर नाउ अलाउइंग other countries to get in our country and our country to move into other countries too। यानी कि मैं यहाँ पे किस चीज की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ट्रेड ओवर हियर। जब अपन ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेड को इंक्लूड करते हैं, और ट्रेड में क्या चीज इंक्लूड होती है, ट्रेड में होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्लियर। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आता है, अब देखो, household, producer, government and rest of the world, which is trade. Clear? Now, household sector, producer sector, government sector, rest of the world. Rest of the world sector generates demand for our goods and services in terms of export. Rest of the world यानी कि जो दूसरे कंट्रीज हैं वो हमारे देश में बने हुए गुड्स के लिए डिमांड क्रिएट करें, तो वो भी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हुए ना, टोटल डिमांड का पार्ट हुए कि नहीं हुए, है ना। हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें डिमांड कर कौन रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर उन्हें डिमांड कर रहा है, उन्हें जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो डिमांड कर रहा है, गवर्नमेंट डिमांड कर रही है, अब साथ ही साथ दूसरे देश भी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको भी तो अपन एग्रीगेट डिमांड में काउंट करेंगे ना, टोटल डिमांड में काउंट करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जब वो बाहर के लोग उसे डिमांड करते हैं, हम बाहर उसको बेचते हैं उन लोगों को, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। Does export add to AD in the domestic economy? तो हम एग्रीगेट डिमांड में एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं और इंपोर्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इंपोर्ट क्या होता है, जब हम दूसरे देश से खरीदते हैं कोई चीज, जब हम चाइना से खरीद रहे हैं, जापान से खरीद रहे हैं, तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं, उसको अपन माइनस कर देते हैं। और जब अपन कोई गुड्स दूसरे कंट्रीज को भेज रहे हैं, किसी भी तरह के गुड्स, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, उसको अपन डिमांड में ऐड करते हैं।
तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस m। x तो होता है प्लस, इंपोर्ट होता है माइनस, ठीक है। सो इंपोर्ट आर ऑपोजिट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑपोजिट होते हैं। व्हाइल एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एडी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो एक्सपोर्ट होता है वो क्या करता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और इंपोर्ट क्या करता है, डिमांड को कम करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, हम दूसरे की इकोनॉमी के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारी डिमांड इंपोर्ट से कम होती है, ठीक है। So we have four components in AD in an open economy, as these are AD is equals to C plus I plus G plus X minus M, जिसको अपन नेट एक्सपोर्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? सो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये जो वीडियो है इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आज अपन ने किन किन चीजों के बारे में बात करी, एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करी, उसके स्केड्यूल के बारे में बात करी, उसके कर्व के बारे में बात करी, फिर अपन ने इससे जुड़े हुए जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।